ये केवल सिगरेट पीती हुई लड़कियां नहीं हैं, ये तानाशाही को धुएं में उड़ाती हुई लड़कियां हैं। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो हर दिशा से आती है। ये बात पूरी तरह से ईरान पे फिट बैठ रही है। ईरान जो कि अभी इजराइल, अमेरिका जैसे देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और अपने विश्वसनीय मित्र देशों के नेताओं को भी खो चुका है। वही ईरान इस्लामिक गणतंत्र बनने के बाद अपने नागरिकों का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देख रहा है। कहते हैं कि एक चिंगारी भी पूरे शहर को राख में बदलने के लिए काफी होती है। वैसे ही ईरान में सिगरेट से खामनेई की फोटो जलाती हुई लड़कियां तानाशाही की मानसिकता को राख में बदलने के लिए काफी हैं। इन लड़कियों की ये फोटो सिर्फ सिगरेट पीने भर की नहीं है, ये उस आंदोलन का प्रतीक बन गई है जो ये बताती है कि हमें अपनी आजादी से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। ये केवल सिगरेट पीने की आजादी नहीं है, ये तो एक प्रतीक है, सिंबल है। वो आजादी जिसमें पहनने, बोलने, घूमने, खाने पीने जैसे मूल अधिकार शामिल हैं, जो किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मिलनी ही चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी जगह या किसी भी व्यवस्था के तहत रह रहा हो। ईरान में जहां महिलाएं पाबंदियों में जकड़ दी गई हैं, वहीं आज इस आंदोलन में महिलाएं ही सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और महिलाएं ही आंदोलन का प्रतीक बनकर के उभरी हैं। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान का प्रदर्शन इतना उग्र और बड़ा कैसे हो गया, इसमें महिलाएं कैसे इतनी संख्या में शामिल हो रही हैं, क्या इसके पीछे किसी डीप स्टेट की भूमिका है, ईरान की राजनीतिक व्यवस्था और नागरिकों के अधिकार आखिर हैं कितने, क्या ऐसे आंदोलनों से भारत के नेताओं और जनता को भी कुछ सीखना चाहिए। चलिए जानते हैं पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ईरान में इस समय जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है। दरअसल ईरान में विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब ईरानी मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी निचले स्तर तक गिर गई, महंगाई बढ़ गई, व्यापार करना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों को खरीदना भी मुश्किल होने लगा। धीरे धीरे ये आंदोलन महंगाई से शुरू होकर के सत्ता परिवर्तन तक पहुंच गया और इसने काफी व्यापक रूप ले लिया। ईरान में विरोध प्रदर्शन कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये कई सालों से जमा हो रहे गुस्से का नतीजा है। आर्थिक गुस्से के साथ साथ राजनीतिक असंतोष भी इस आंदोलन की बड़ी वजह है। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जहां असली सत्ता निर्वाचित सरकार के पास नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है। आम नागरिकों को सरकार की आलोचना करने, खुले चुनाव की मांग करने या फिर नीतियों पर सवाल उठाने की आजादी नहीं है। महिलाओं के लिए तो ये व्यवस्था और भी बदतर है। ऑब्वियसली अभी चल रहे आंदोलन को जानने से पहले हमें ईरान की क्रांति को और व्यवस्था को ढंग से जानना जरूरी है। ईरान में आंदोलनों और क्रांति का पुराना इतिहास रहा है। 1979 से पहले ईरान में शाह रजा का शासन था। तब ईरान में महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की अनुमति, महिलाओं को वोट देने का अधिकार और संसद के लिए महिलाएं भी चुनी जाने लगी थीं। 1967 में ईरान के पर्सनल लॉ में सुधार किया गया, जिसमें महिलाओं को बराबरी के हक मिले। लेकिन 1979 में एक इस्लामी क्रांति द्वारा इसके अंतिम शाह को सत्ता से हटा दिया गया था। दरअसल इस क्रांति में छात्र, तेल श्रमिक और आम नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करते हुए एकजुट हुए थे। गंभीर रूप से बीमार और निरंकुश शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी पर दबाव बढ़ता गया। अंततः उन्हें देश छोड़ करके भागना पड़ा। इतने उथल पुथल के बाद ईरान में बनी राजनीतिक व्यवस्था आखिर अब काम कैसे करती है। ईरान एक ऐसा देश है जहां के राजनीतिक ढांचे को समझना काफी जटिल है। एक ओर सर्वोच्च नेता से नियंत्रित अनिर्वाचित संस्थाओं का जाल है, तो दूसरी ओर ईरानी मतदाताओं की ओर से चुनी हुई संसद और राष्ट्रपति हैं। ये दोनों ही तंत्र एक साथ मिलकर के काम करते हैं। ईरानी राज व्यवस्था में सर्वोच्च नेता का पद सबसे ताकतवर माना जाता है। साल 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से अब तक सिर्फ 2 लोग सर्वोच्च नेता के पद तक पहुंचे हैं। इनमें से पहले ईरानी गणतंत्र के संस्थापक अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी थे और उनके उत्तराधिकारी वर्तमान अयातुल्लाह अली खामनेई दूसरे ऐसे शख्स हैं जो कि सुप्रीम लीडर बन पाए। खुमैनी ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का तख्ता पलट होने के बाद इस पद को ईरान के राजनीतिक ढांचे में सबसे ऊंचे पायदान पर जगह दी थी।
सर्वोच्च नेता ईरान की सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, उसके पास सुरक्षा बलों का नियंत्रण होता है, वो न्यायपालिका के प्रमुखों, प्रभावशाली गार्डियन काउंसिल के आधे सदस्यों, शुक्रवार की नमाज के नेताओं, सरकारी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च नेता की अरबों डॉलर वाली दानार्थ संस्थाएं ईरानी अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करती हैं। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए हर 4 सालों में चुनाव होता है। चुनाव जीतने वाला व्यक्ति एक बार में अधिकतम 2 कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति बना रह सकता है। ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति ईरान में दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। वो कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, जिसका दायित्व संविधान का पालन करवाना है, लेकिन राष्ट्रीय मसलों पर अंतिम फैसला सर्वोच्च नेता का ही होता है। ईरान में 290 सदस्यों वाली संसद मजलिस को हर 4 सालों में आम चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। संसद के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। ईरान में गार्डियन काउंसिल सबसे ज्यादा प्रभावशाली संस्था है, जिसका काम संसद द्वारा पारित सभी कानूनों को मंजूरी देना या रोकना है। इस काउंसिल में 6 धर्मशास्त्री होते हैं, जिनकी नियुक्ति भी सुप्रीम नेता ही करते हैं। इसके साथ ही 6 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें न्यायपालिका मनोनीत करती है। ईरान के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च नेता करते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च नेता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अब बात आती है कि ये व्यवस्था आखिर ईरानियों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी। 1979 की क्रांति के बाद तो ईरान में नई व्यवस्था बनी, लेकिन क्रांति के 2 सप्ताह से भी कम समय बाद महिलाओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें हजारों महिलाएं तेहरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के हिजाब या इस्लामी हेडस्कार्फ को अनिवार्य करने वाले फरमान का विरोध करने के लिए मार्च कर रही थी। विरोध को तो सरकार ने दबा दिया और एक मोरल पुलिसिंग की व्यवस्था भी बनाई, जो पब्लिक प्लेस पर महिलाओं को हिजाब ना पहनने पर सजा देने का अधिकार रखती थी। इसके अलावा महिलाओं के लिए ये इस्लामिक गणतंत्र पाबंदियां ही लेकर के आया। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पर महिलाओं को नौकरी करने के लिए अपने पतियों से परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के उन्हें वहां नौकरी पर नहीं रखा जाता है। यही कारण है कि इतने सालों से ये सब प्रताड़ना झेल रही औरतें इस आंदोलन में अब बढ़ चढ़ करके सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, ईरान में समय समय पर वहां की खराब शासन व्यवस्था को लेकर के भी प्रदर्शन होते रहे हैं, जैसे ग्रीन मूवमेंट और निष्पक्ष चुनावों को लेकर, या फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने वाला महसा अमीनी विद्रोह। 22 साल की महसा अमीनी आपको तो याद ही होगी। अनिवार्य हिजाब नियमों का कथित रूप से पालन ना करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस हिरासत में उस लड़की की मौत हो गई थी। इस आंदोलन में महिला जीवन स्वतंत्रता एक प्रमुख नारा बन गया और कई लोगों ने इसके बाद अपने सर से स्कार्फ उतार दिए, अपनी पसंद के कपड़े पहन लिए और खुलेआम मोरल पुलिस का विरोध किया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1979 के आंदोलन के बाद ये आंदोलन ईरान का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। ईरान में बार बार आंदोलन तो होते ही रहते हैं, तो आखिर अगर अभी हो रहा है तो इसे बाकी आंदोलनों से अलग और बड़ा क्यों माना जा रहा है, ये भी सवाल है। पहले के आंदोलनों से आखिर ये कितना अलग है, कितना व्यापक है। अभी तक के आंदोलन किसी क्षेत्र विशेष तक रहते थे या फिर राजधानी तक ही सीमित रहते थे और खराब शासन व्यवस्था या नीतियों को बदलने की बात करते थे। लेकिन इस बार ये आंदोलन राजधानी से बाहर देश के ज्यादातर इलाकों में फैल गया है और अब ये सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता और पूरी शासन प्रणाली को ही बदलने की बात कर रहा है। इसके अलावा ये आंदोलन इस मायने में भी अलग है कि इस विरोध की शुरुआत बाजारियों से हुई है, जो ईरान के इतिहास में परिवर्तन की एक शक्तिशाली ताकत रहे हैं और शासन के प्रति वफादार माने जाते हैं। ईरान में बाजारों के दुकानदारों को बाजारी के नाम से जाना जाता है। बाजारियों और ईरान के शिया मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच अटूट गठबंधन ने दुकानदारों को ईरान के इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इन्हीं धर्मगुरुओं के समर्थन ने अंततः 1979 की इस्लामिक क्रांति को सफल बनाने में मदद की, जिससे क्रांतिकारियों को शाह को उखाड़ फेंकने के संघर्ष में आर्थिक सहायता मिली। ये मामला देखने में तो घरेलू जान पड़ता है, लेकिन इस मामले में
अमेरिका और इजराइल जैसे देश सीधे सीधे तौर पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और सीधे हस्तक्षेप की धमकी भी दे रहे हैं। बाकी देशों में ये शक्तियां तो डीप स्टेट के रूप में काम करती हैं, लेकिन ईरान के मामले में अब तो ये ओपन स्टेट के जैसे काम करने लगे हैं। अभी के कुछ घटनाओं को देख करके तो यही लगता है कि ये भी अंग्रेजों की तरह ही अब एक नए साम्राज्यवाद के विस्तार का तरीका बन सकता है। उदाहरण आपके सामने है, वेनेजुएला। क्योंकि सच ये भी है कि अमेरिका की सालों से मिडिल ईस्ट पर नजर है, नजर गड़ाए बैठा ही रहता अमेरिका। जहां तेल वहां अमेरिका है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान एक बार फिर लोकतंत्र बन सकता है? क्या औरतें आजाद हो सकती हैं? क्या फिर तख्ता पलट हो सकता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस जानकारी वाले आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।